Hello everyone in the Ansari, and today on 19th of February 2024 we are starting the physical geography series in which we will engage ourselves with the geography concepts in the practical applications mode so that the maximized efforts we can put in the real exam hole if we talk about the prelims exam of the civil service as well as the mains exam. So we are starting, and the very first topic is universe, where these are the subtopics which we are going to cover regarding the Big Bang theory, galaxies, stars formation, planetesimals, which is something related to the planets formation, then the meteorites and the meteors, and the recent, um, we can say that geographical explorations which are coming into the news recently, and the contemporary concepts also will be taking in the doc and going one by one. तो अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स को बोला जाता है एक ऐसा एनवलप जो कि बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, और इसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें पाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, मिटियोर्स की, मिटियोराइट्स की, एस्टेरॉइड्स की, कॉमेट्स की, तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो यूनिवर्स के अंदर होती हैं। अगर हम बोलें गैलेक्सी, तो गैलेक्सी आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। Anyone can rectify me also if I'm speaking something wrong. Then universe को जो समझा गया है, that is on the basis of the basic laws of the physics. तो फिजिकल जो ज्योग्राफी है इसका लेना देना जो है फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे है, जो लॉज हैं उनसे हैं। अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग ज्योग्राफीज के अंदर बात बोली है यूनिवर्स के ऊपर कि कैसे बना, क्या कंपोजिशन था, ब्रेक हुआ तो कैसे हुआ, गैलेक्सी का क्या फंक्शन है, एंड सो एंड सो फोर्थ। So the very first thing is universe is roughly homogeneous, which means something relatable thing, जिसमें कि यहाँ पर बोला गया कि जो गैलेक्सीज हैं वो इवनली स्पेस नहीं है। मतलब सारी गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर गैलेक्सी के बीच में एक जैसा नहीं है, किसी के बीच में ज्यादा है, किसी के बीच में कम है। ये दर्शाता है कि जो आपका यूनिवर्स है दैट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। इट इज नॉट अ रिजिड बॉल, इट इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग एंड टेकिंग इट्स डायनेमिक शेप ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। यूनिवर्स इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इसे क्यों बोला जाता है कि एक यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है उसके अंदर की जो चीजें हैं, परहैप्स सम आर एक्सपेंडिंग सम आर नॉट, बट दे आर कंपैक्ट, दे आर क्लोज। कोई बाहर से चीज यूनिवर्स के अंदर आती है या जाती है ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर ही जो चीज है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिलेशन होती हैं जिसमें हम उर्सा की बात करते हैं, बिग बियर की बात करते हैं, और कॉन्टिन्यूस टू एक्सपैंड। ये यूनिवर्स जो है अंदर के अंदर जो एक्सपैंड होता रहता है। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी है जो बताती है कि मैटर जो है यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर वो कॉन्स्टेंटली बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, और यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है। यानी एक ही यूनिवर्स के अंदर एक्सपेंशन भी है, कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल्स भी है, और डिस्ट्रक्शन भी होता है मटेरियल्स का, और फॉर्मेशन भी होता है। देन प्लीज स्क्रॉल डाउन। प्रवेश, आई विल ऐड। यस। जो क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर। तो बोला जाता है यूनिवर्स जो है ना वो मैटर क्लोज सिस्टम है, उसके बाहर मैटर जा नहीं सकते, अंदर में ही इट इज एक्सपेंशन। तो बोलते हैं ना यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, मतलब क्या हुआ कि द मैटर अलग अलग जगह पे स्पेस बढ़ रहा है बीच में, और फिर जो मैटर एक्सपैंड कर रहे, तो द मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद अदर। तो क्लोज सिस्टम है। और आइसोलेटेड मतलब होता है कि जहां पर दोनों एक्सचेंज नहीं होता है। ओपन सिस्टम मतलब कि मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में बोलेंगे कि अर्थ हो गए, एटमोस्फेयर, क्योंकि यहाँ से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है आउटर गैलेक्सी से, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। सन का रेडिएशन हो रहा है, यहाँ तक पहुंच रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, लेकिन जो गैसेस है इट इज नॉट एक्सचेंज विद द सोलर सिस्टम। तो थैंक यू। एंड देन अगर हम क्लोज बात में आप करें, एक तरीके से उसको सोच सकते हो कि आइसोलेटेड है एक तरीके से। क्लोज्ड की जगह अगर क्लोज से क्लियर नहीं हो रहा है तो कि यूनिवर्स आइसोलेटेड है, बाहर से कोई ऐसे एक्सचेंज नहीं हो रहा है मैटर का। हम्म।
देन अगर यूनिवर्स के बारे में और चीजें जाने तो इसमें सबसे पहला आता है डार्विन थ्योरी एंड ओरिजिन ऑफ एटम्स। तो ऐसा बोला जाता है एटम आता कहाँ से, तो एटम जो होते हैं वो अलग अलग फोर्ज होते हैं एलिमेंट्स उसके, जिससे कि बनते हैं स्टार्स। अलग अलग छोटे स्टार्स बनते हैं, बड़े स्टार्स बनते हैं। जो बड़े हो जाते हैं उनको प्लैनेट्स का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद कुछ जो होते हैं एक्सप्लोड कर जाते हैं, और जिनकी डेब्रीज भी हमें जो है यूनिवर्स में देखने को मिलती है, और ये घूमते रहती हैं इनकी जो डेब्रीज है अक्रॉस द कॉस्मोस, यानी अक्रॉस द यूनिवर्स। इसमें अगर हम बात करें कॉस्मोलॉजी यूनिटी की, तो यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इट वाज एन एनवलप व्हिच वाज कंप्राइजिंग ऑफ टू प्राइमरली कंपोनेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। जब हम बात करते हैं 90% द कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट, it is hydrogen itself, and the 75%, 90% of the component of the atmosphere, it is nitrogen, which was a question also. Then helium। और गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज होती है इस तरीके का एक यूनिवर्स के अंदर ही एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर स्टार्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बनते हैं और डाई करते हैं। गैसेज होती हैं जो फ्लो करती हैं एटमोस्फेयर, जो यूनिवर्स के अंदर जो फ्लो होता है गैसेज का फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसके बाद दिस प्रोसेस इज हाईली इंटरकनेक्टेड, जिसमें कि जो माइक्रोकॉस्म्स होते हैं विद इन द माइक्रोकॉस्म्स। तो आई वुड लाइक टू करुणा टू प्लीज एक्सप्लेन दिस phenomenon, microcosms within the microcosm। यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो से यहाँ पे यही मतलब है कि जैसे गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे से कनेक्टेड है, या फिर जो यूनिवर्स है उसके अंदर गैलेक्सीज है, देन गैलेक्सीज के अंदर मिल्की वे है, या फिर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो उनके बीच में क्या कनेक्शन होता है और कैसे वो यूनिटी से स्टार्ट हुआ था, उसी की हम आगे जाके बात करेंगे। और फिर डार्विन्स थ्योरी में कि हम ओरिजिन के बारे में क्वेश्चनिंग करें कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, यूनिटी से ओरिजिन हुआ तो कैसे हुआ, तो वो आगे जाके देखेंगे इसमें। ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो के अंदर एक जो लिंक है वो डिटरमाइन होता है एटॉमिक न्यूक्ली से, जो कि ये बताता है कि क्या प्रॉपर्टीज है स्टार के, क्या टेक्सचर है, क्या कॉम्पोजिशन है एक स्टार का, जो उसको अलग करता है दूसरे स्टार से। जैसा कि भी बताया गया है अगर कि एक गैलेक्सी के अंदर। हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ बस, इसमें एक अगर सिंपल में समझना है माइक्रो और माइक्रो में, कि माइक्रो मतलब हो गया एटॉमिक पार्टिकल का जो पूरा का पूरा थ्योरी है, ह्यूमन सेंट्रिक सेल से थ्योरी है, एटॉमिक पार्टिकल थ्योरी है, और माइक्रो हो गया यूनिवर्स की थ्योरी है। दोनों बीच में इंटरलिंकिंग कैसा है, क्या वो एटॉमिक पार्टिकल से यूनिवर्स बना कि यूनिवर्स पार्टिकल से एटॉमिक एटम, तो वो होता है ना लिंकेज, तो उसको पढ़ने के लिए यूज होता है। कंटिन्यू। You can scroll please। तो अब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि बड़ी फेमस है व्हेन वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है किस तरीके से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। तो वी कैन एसोसिएट दिस टर्म बिग बैंग विद द एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देयर वाज वन एटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाया द टर्म यूनिटी और सिंगुलैरिटी। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कोर्स ऑफ टाइम बीतता है उसके बाद मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं, और इसके बाद जो ये एटम है ये इतना ज्यादा इसका सैचुरेशन लेवल आता है कि ये एक्सपैंड करना शुरू करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, विच सिंपली मीन्स द इंक्रीज इन इट्स कॉम्पोजिशन एंड इंटेंसिटी। जिसके बाद रैपिड एक्सपेंशन होना शुरू होता है उस एटम का, वो काफी बड़ा होता चला जाता है, एंड उसी से जो है यूनिवर्स हम बोल सकते हैं निकल कर आता है, स्ट्रेचिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से इसका एक्सपेंशन होता है। उसके बाद यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि हम डस्ट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, गैसियस पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्वार्क्स, हॉट शॉप ऑफ क्वार्क्स, ये भी चीजें इसमें होती हैं। इसके बाद अलग अलग जो सेकंड्स हम देखते हैं कि 10 से 10 सेकंड का जो टाइम है उसके बीच में ग्रेविटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ये सारी की सारी आपस में कंबाइन होती हैं, जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। तो बताइए करुणा इसके अलावा। एंड इसी को ही हम बोलते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जहाँ पे ये सारे फोर्सेस जो है यूनिवर्स के ये कंबाइन होके फिर आगे एक्सपेंशन को लेके जाते हैं यूनिवर्स में। तो ये जो यूनिफाइड लिखा हुआ है, इट इज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जहाँ पे ये फोर्सेस कंबाइन होते हैं। ठीक, करिए और कुछ तो।
ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जब इतनी सारी चीजें, क्वार्क्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ रही हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस भी आ रही हैं, तो the composition is somewhat very we can say that having the higher temperature, but after a certain time we see the cooling process in the universe, जब ठंडा होना शुरू हो जाता है पार्टिकल, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो क्वार्क्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में, और जब यूनिवर्स कूल करता है तो फ्यूज करना शुरू करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो इससे लाइट एलिमेंट्स बनते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन, जो कि कंपोज होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश, प्रॉब्लम क्या है। हाँ बताइए। जो अभी तक पूरा पढ़े, तो इसका मतलब वो हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर में इतने से रिएक्शन हो गए अभी तक में। 10⁻⁻43 सेकंड, 10⁻⁻32, 25, 10⁻⁻6 और 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर में यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया ओवरऑल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल, मैग्नेटिज्म, यूनिफाइड प्रोसेस, क्वार्क इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, तो यूनिवर्स एक इज स्टिल टू हॉट एंड डेंस, लाइट नॉट शाइनिंग वाई। तो लाइट क्यों नहीं दिखती है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इट इज प्रिवेंटेड बाय चेंज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी जो बार बार इनके अंदर चेंज होता है, कभी डाई कर रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी इनकी स्पीड में या फिर जो है जो स्पीड की इंटेंसिटी इसमें कोई डिफरेंस आता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन of their shining, and that is why we not see the light as a shining when we talk about the universe. तो अब हम बात करें, इसमें जैसे इनिशियली ये प्रॉब्लम थी कि यूनिवर्स में फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट उसके बाद भी लाइट एमिट वो नहीं कर रहे थे। तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि यूनिवर्स इतना हॉट उस टाइम पे था ही नहीं, उसका टेम्परेचर इतना था ही नहीं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी जो लाइट है वो शाइन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो अब लाइट भी शाइन करी, कब करी, तो यूनिवर्स जैसे जैसे ठंडा होता गया, जब हमने देखा कि ये जो टाइम पीरियड है 3,80,000 ईयर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जब फ्यूजन बढ़ता गया, तो इसके बाद इसने रिलीज किया न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स को, और जब ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स आए तो हमने देखा कि सबसे पहली बार लाइट शाइन्स हुई इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। और H2, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू सी दिस, या H2 हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम मेनली इसके कंपोनेंट थे, एंड CMB रेडिएशन, करुणा व्हाट इज इट, जो दिस लाइट। यूनिवर्स में खाली स्पेस एक तरीके से होती है, तो उसमें जो रेडिएशन होती है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कॉस्मिक लाइट फर्स्ट माइक्रोवेव रेडिएशन। लिखा हुआ है, तो लाइट शाइनिंग का टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है? एक सेकंड। Cosmic microwave radiation. It is a radiation that fills the all of the space. CMB. बोले प्रोफेसर। मैं यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन पूछ रही मानसी थी कि was asking लाइट a question. शाइन का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? शाइनिंग ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, करो ना, कुछ बता सकते हो इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेम्परेचर का, हाँ बोलो करो ना, आप बताओ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि देखना होगा ये। नहीं करो ना, इसमें ऐसा नहीं होता होगा कि मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मतलब लाइट ज्यादा आनी चाहिए इन कंपैरिजन टू कूलर, क्योंकि यहाँ पर तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ज्यादा लाइट आ रही है। कोई नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि तो आई थिंक वो प्लीज, ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है ना, पहले हाँ ये भी ज्यादा हो हॉट। सकता है। हम्म। तो अब हम देखें कि यूनिवर्स के अंदर जो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन 90% है, वो कैसे फिल होता है, कहाँ पर रहता है। तो एट 3,80,000 ईयर्स यानी 1 बिलियन ईयर्स के अराउंड यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन गैस सैचुरेटेड लेवल पर आया, जिस जब हमारे यहाँ पे गैलेक्सी भी नहीं थी और स्टार्स भी नहीं थे। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज अ प्री रिक्विजिट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड आल्सो प्री रिक्विजिट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी। तो इसके बाद क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करती है अपना रोल। उसके बाद गैस क्लम्प टुगेदर, यानी होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स के अंदर 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम थी। तो इसके बाद जैसे ही वो ठंडा होता गया तो ग्रेविटी आई, ग्रेविटी आई तो उसने अपनी तरफ खींचना शुरू किया
और जब उसने गैस के एनवलप्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया तो अलग अलग जो है क्लम्स ऑफ गैसेज आई। यानी कहीं पर ज्यादा ग्रेविटी थी तो वहां पर एक ज्यादा बड़ा एनवलप आया, वो एक गैस का क्लम्प बन गया, यानी गुब्बारा बोल सकते हैं आप इसको। कहीं पर कम ग्रेविटी थी, वहां पर एक छोटा गुब्बारा आया। प्रवेश। और हम्म 2 मिनट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ इसी के बाद ये जो क्लम्प ऑफ गैसेज है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द प्रोसेस, ओवर द हीटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म, इन्होंने फॉर्मेशन किया एज अ स्टार। यानी ये क्लम्प ऑफ गैसेज ही जब हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका जो मिक्सचर बने, ये बने स्टार्स और गैलेक्सी। अब बताइए। हाँ, जो क्वेश्चन था ना कि मानसी फिर से पूछ एक बार। What कि is the जो हाँ relation between shining of light and temperature? तो इसलिए जब मैंने बताया था ना पहले कि 1 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड है यहाँ पर, हम्म तो ये इतने प्रोसेस हो चुके सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड से नीचे बेसिकली कम। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे ही इमिडिएटली आफ्टर द बिग बैंग एंड ग्रेजुअली ग्लोइंग, तो जो रेडिएशन था ना, इट वाज सच दैट कि वो लाइट कब दिखता है, जब फोटॉन्स होंगे उसमें। फोटॉन्स मतलब कि डिफरेंट लेयर्स, कलर्स अलग अलग होंगे। तो कलर्स हाँ दिखने के पहले रेडिएशन जो होगा ना, कभी कभी दिखता नहीं, क्योंकि उसका जो रेडिएशन बहुत डिफरेंट वेवलेंथ का होगा जब होगा उस समय। तो just as a shock energy applied to the gunpowder to make the ember cause an explosion, scattering of the electron nuclear combine, उसके कारण लास्ट में फिर 1 सेकंड के बाद फर्स्ट लाइट फॉर्मेशन हुआ। और देखा जाता है कि आफ्टर 3,80,000 years आफ्टर द हॉट मोमेंट ऑफ बिग बैंग, तब लाइट का अपेयरेंस होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, क्योंकि ठंडा होना स्टार्ट हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा कम हुए एज कम्पेयर टू उस समय। तो वेवलेंथ सबका एक तरह से विजुअल लाइट की तरफ में आया, तो दिखना स्टार्ट हुआ पहली बार लाइट। तो लाइट पहले भी था लेकिन दिखना स्टार्ट हुआ, अपियरिंग ऑफ द लाइट, वो बात हो रही है। ठीक है। वेरी नोटिंग डाउन। हम्म तो अब हमने देखा कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज कब होता है? जब इतने पीरियड के बाद आपका जो यूनिवर्स है वो ठंडा होना शुरू होता है। ठंडे के बाद ग्रेविटी आती है। ग्रेविटी आने के बाद अलग अलग क्लम्स बनते हैं, जो कि अलग अलग एरियाज में बनते हैं। कहीं पर ज्यादा ग्रेविटी होती है तो बड़ा एनवलप बनता है गैस का, और जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी गैलेक्सी, उतने ही बड़े स्टार। देन आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है? जो ग्रेविटी है वो पुल्स करती है टुगेदर हाइड्रोजन गैस को। यानी जितनी की जितनी 90% यूनिवर्स के अंदर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसको इसमें ग्रेविटी ने पकड़ा, और हम बोल सकते हैं ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इससे बने क्लाउड। यानी जो जाइंट एनवलप ऑफ गैसेस थे, उनसे स्टार्स और गैलेक्सीज तो बने ही बने, लेकिन एक टोटल उन एनवलप्स के ऊपर भी एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आया, जो कि एक क्लाउड फॉर्म में आया। जो क्लाउड्स हैं, इसके बाद क्या होता है? क्लाउड्स कोलैप्स अंडर देयर वेट। यानी इतने ज्यादा उनकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो उनकी स्टेबिलिटी काफी लंबे समय तक नहीं रह पाई, जिसके कारण वो कोलैप्स हुए। और उसके बाद दोबारा से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कोर के अंदर। यानी जो पूरा पूरा क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जिसने अलग अलग जो क्लम्स थे गैसेस के, उनको अलग कर दिया दोबारा से। यानी जो अलग अलग स्टार्स और गैलेक्सीज थे, वो दोबारा से अलग हो गए, और नए इंडिपेंडेंट स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जब ये इंडिपेंडेंट स्टार्स आ गए तो ये भी काफी आए, क्योंकि 90% अगर हाइड्रोजन यूनिवर्स के अंदर है तो आप सोच लीजिए कि कितने ग्रुप ऑफ एनवलप्स होंगे गैसेस में। तो ये सारे के सारे क्लस्टर्स फॉर्म में आए, यानी कॉन्स्टिलेशन हो गया इनका, ग्रुप आ गया। एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन हीलियम से बने, हाइड्रोजन हीलियम जो कि यूनिवर्स के ठंडे होने के बाद ग्रेविटी को लाते हैं। ग्रेविटी के बाद आप जो है एनवलप ऑफ गैसेस लाते हैं, जो कि राइज करते हैं एज अ स्टार एंड गैलेक्सी। उसके बाद जब पूरे के पूरे वो इतने आ जाते हैं, तो एक एटमोस्फेयर बनता है क्लाउड का। वो क्लाउड का एटमोस्फेयर बनने के बाद वो टूटता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, सैचुरेशन लेवल ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जब वो अलग अलग फॉर्म में स्टार्स आ जाते हैं, तो उस पूरे स्टार्स के ग्रुप को बोला जाता है गैलेक्सी। तो इस तरीके की गैलेक्सीज लाखों करोड़ों हैं। तो गैलेक्सीज आर द फॉर्म्ड क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। यानी गैलेक्सीज के अंदर ही अलग अलग स्टार्स के क्लस्टर्स होंगे, सुपर क्लस्टर्स होंगे, एंड शेपिंग लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसी, यही जो गैलेक्सीज है, यही बड़े रूप में यूनिवर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बनाती।
तो करुणा आप बताइए इसके अलावा क्या आप बता हाँ, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछना है, जैसे हम बात करते हैं ना न्यूट्रॉन स्टार्स की, वाइट ड्वार्फ स्टार्स, पल्सर्स, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? बात आएंगे उस पर अभी वो लेटर आएंगे पार्ट में। उसमें नीचे, ये तो है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है। फॉर्मेशन से रिलेटेड आई थिंक न्यूट्रॉन स्टार्स नहीं, का कुछ। और वो फिर वो फॉर्मेशन स्टार नहीं है, वो फॉर्मेशन स्टार का जब ब्रेकडाउन होता है formation। तब फिर हाँ उसमें होता है, वो डिफरेंट है। तो ओवरऑल इसमें बोल सकते हैं कि 1 सेकंड तक देयर वाज अ हाईली एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एकदम 1 सेकंड तक आते आते प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हुआ, हाई एनर्जी हाई डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्मेशन, CMB जिसको बोलते हैं। और उसके बाद लाइट फॉर्मेशन हुआ 3,80,000 ईयर्स, क्योंकि देयर वाज अ फर्दर कूलिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो तो दो हाइड्रोजन बने, हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद जब कूलिंग होते गया तब फिर उस समय गैलेक्सी नहीं थे, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी एक्ट किए, दोनों गैस सामने आ गए, तो फिर देयर वाज फॉर्मेशन जायंट क्लाउड। फिर क्लाउड के बाद फिर वो स्टार क्लस्टर बन गए, गैलेक्सी बन गए, फिर धीरे धीरे बाकी सोलर सिस्टम और बाकी से बनना स्टार्ट। ठीक, तो कूलिंग पीरियड आते हैं इसके बाद। तो इसके वन बाद चलते हैं सेकेंड कि ये जो बिग बैंग प्रोसेस है इसका क्या एविडेंस, अगर ज्योग्राफर्स ने दिया तो इसका क्या एविडेंस है, बैकग्राउंड थ्योरी क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है उसको एक जायंट ओवन की तरह इमेजिन किया गया था। फर्स्ट वाले को मैं बता देती हूँ। ठीक है, बता दो। तो इसमें है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस जो होते हैं उसको हम कैसे एविडेंस की तरह यूज करें स्टडी करने के लिए, कि जो इतना हमने पढ़ा ऊपर वो हुआ भी है कि नहीं। तो हमने जब देखा कि जो पहली लाइट शाइन हुई थी उसको हमने बोला था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो अब इसको इमेजिन करो कि वो लाइट जब बिगिनिंग पे इमिट हुई थी वो ट्रैवल कर रही है यूनिवर्स में और स्पेस में, और फिर जब वो हमारे पास पहुंचती है तो हम उसको स्टडी करते हैं। अब कोई भी अगर वेरिएशन हुआ होगा टेम्परेचर का, जैसे हमने पढ़ा कि पहले हॉट था उसके बाद फिर कूल डाउन हुआ, तो अगर वो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ होगा तो हम रेडिएशन को जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है उसको कि इट इज द ओल्डेस्ट लाइट दैट वी सी एंड इट इज लाइक अ लेफ्ट ओवर रेडिएशन, क्योंकि तब से वो एमिट होती आ रही है एंड तब से वो ट्रैवल कर रही है स्पेस में। एंड अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं एविडेंस प्रूव करने के लिए कि बिग बैंग ऐसे ही हुआ था। ठीक, तो इसमें ओवरऑल ये बोल सकते हैं ना कि उसमें मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तभी वी आर फाइंडिंग आउट द माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि वो पहला स्टेज थे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मैटर। ताकि उनका दिखता है पहले मैटर पहले क्या थे उस समय, कुछ जीरो के बाद तो होंगे ना कुछ, इसलिए लेफ्ट ओवर रेडिएशन ओल्डेस्ट लाइट 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है माइक्रो लाइट है, यानी कि जितनी की जितनी लाइट जब वो ठंडा हो रहा था यूनिवर्स वो थी, वो सारी की सारी स्टार्स और गैलेक्सीज में चली गई, उनके एनवेलप में चली गई। लेकिन जो बची, जो खाली स्पेस में, जैसा करुणा ने बताया, जो खाली स्पेस में बची वो हल्की सी जो किरण थी उसका नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये ओल्डेस्ट लाइट बोली जाती है, लेफ्ट ओवर रेडिएशन का पार्ट होती है। किसने डिस्कवर की? आर्नो पेंजियास एंड रॉबर्ट विल्सन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स में। हमने देखा कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसका लेना देना जो है फिजिक्स से है। और यहीं पर हमने देखा कि टेम्परेचर वेरिएशन को भी अंडरस्टैंड किया जाता है इस बिग बैंग थ्योरी के जो मल्टीट्यूडनल इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हबल लॉ। आई विल तो एड हबल वन लॉ गुड पॉइंट, ये माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इट इज इनविजिबल टू ह्यूमन आई। तो क्योंकि बहुत कोल्ड होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, 2 डिग्री केल्विन सिर्फ, इसलिए। ठीक है। तो अभी हमने देखा बिग बैंग थ्योरी में कि एक एटम से पूरा यूनिवर्स कैसे आया। लेकिन हबल हबल लो, जिनका नाम, उनके नाम, जिनका जो थ्योरी उनके नाम से है, एडविन हबल, इन्होंने कहा कि भाई आपका यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है लेकिन आपकी गैलेक्सीज का भी कुछ इसमें रोल है। वो क्या है? इन्होंने बताया कि आपका जो यूनिवर्स है वो हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है उसका। जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती है, मूव अवे हो जाती है एक दूसरे से। और जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यही जो इंटरनल यूनिवर्स के अंदर आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन हो रहा है, या जो मूवमेंट हो रहा है, या जो डिस्टर्बेंस आ रही है, यही लीड कर रही है यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में। यानी यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है लेकिन जब आपकी गैलेक्सी एक दूसरे से अलग हो रही है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्स विल गेट कोल्डर एज ए मैटर स्प्रेड,
यानी जितनी जितनी ज्यादा दूरी पर गैलेक्सीज होती चली जाएंगी, जितना यूनिवर्स फैलता चला जाएगा उतना ही ज्यादा यूनिवर्स ठंडा होता चला जाएगा। तो अब बताइए करुणा, इसमें जो ये ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा लिखा हुआ है इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पे हम बस ये देख रहे हैं कि एक्सपैंड हो रहा है और कूलर हो रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो सीएमबी हमने पढ़ा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, उसको स्टडी करके हम पता लगा रहे हैं। उसके बाद सुपरनोवास जो हैं उनकी कितनी ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा रहे हैं। एंड फिर जो ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल करती हैं उनको स्टडी करके हम पता लगा रहे हैं। जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है उसका जो रिपल होता है उसको हम स्टडी करके पता लगाते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है और कितना वेलोसिटी से एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स। यानी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आए कि क्या ग्रेविटेशनल वेव्स का लेना देना यूनिवर्स के एक्सपेंशन से है, तो इट विल बी करेक्ट। क्या ब्लैक होल्स हमें नॉलेज देते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन की, तो आंसर विल बी इसमें आपने जो बोला प्रवेश ग्रेविटेशनल वेव्स, तो उसके लिए स्टडी करने के लिए लीगो भी है, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी, जो बनाई जा रही है महाराष्ट्र में और एक यूएसए में। ठीक है। और इसे ब्राइटनेस सुपरनोवा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका रीजन ये है कि सुपरनोवा इज वेरी ब्राइट, एक्सट्रीमली ब्राइट। तो जितने ज्यादा दूर होंगे उसके हिसाब से पता लग सकता है कि कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ब्राइटनेस ऑफ द सुपरनोवा कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से पता लग सकता है कितने एक्सपेंशन हो चुके हैं यूनिवर्स, इसी कारण ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा यूज करते हैं। ऐसे पता लगा नहीं सकते ना कितना डिस्टेंस है, तो जितना लाइट दूर होगा उतना पता लगा सकते हैं, उतना थोड़ा कम ब्राइट होगा और कम ब्राइट होगा इसलिए। ठीक। तो इसके बाद हबल, जो एडविन हबल थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया रेड शिफ्ट का। इन्होंने कहा कि गैलेक्सी जो है आपस में दूर जा रही है, लेकिन अर्थ अर्थ के डिस्टेंस से गैलेक्सी का क्या लेना देना है। तो इन्होंने बताया कि अर्थ और गैलेक्सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है अलग अलग गैलेक्सीज में, वो शिफ्ट करती है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एंड होता है, वहां वहां तक ये जो गैलेक्सीज हैं इनकी ये शिफ्ट करती है, इनकी लाइट शिफ्ट करती है। और जिसकी वजह से जो इनकी वेवलेंथ है इन गैलेक्सीज की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। तो जब ये बढ़ती है तो इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो भी कहीं ना कहीं काफी दूर तक बढ़ जाता है। हाँ, इसमें जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। इस वजह से ब्लू लाइट की तरफ से हम रेड लाइट की तरफ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो इसलिए कहना रेड चाह शिफ्ट रहे हैं। है नाम इसका। और द गैलेक्सी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और ये कैलकुलेट करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, ट्रैफिक में रेड लाइट क्यों यूज होता है, क्योंकि रेड लाइट इट ट्रांसफर वो दूर तक जाते हैं क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी डिसिपेशन कम है। तो गैलेक्सी इतने दूर जाएंगे उतने सिर्फ वही लाइट दिखाई देंगे जो नियरर टू द वेवलेंथ और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ दिखाई देंगे। तो रेड इज इन द पार्ट ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। उसके बाद माइक्रोवेव आते हैं, तो इसलिए सीबीडी भी जो है ना वो माइक्रोवेव है, वो एक्सरे का बात नहीं होता है, माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव हैज हायर वेवलेंथ, तो इस तरफ में है पूरा। तो इसलिए रेड शिफ्ट जो बताया ना कि ब्लू लाइट से रेड शिफ्ट होता है, जितने दूर जाएंगे उतने आगे सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट तरफ दिखाई देगा और आगे दिखाई देगा, माइक्रोवेव तक दिखाई देगा इसलिए। इसमें बोल सकते हैं रेड लाइट जो है, रेड कलर जो है, वेवलेंथ ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल होता है बट स्कैटर कम होती है, तो इसलिए वो हाँ दिखती है इसलिए दूर से। इसलिए दिख रहा है ना दूर है, बाकी स्कैटर कर चुका है, बाकी ब्लू सब स्कैटर हाँ, कर चुका है, अल्ट्रावायलेट रे एक्सरे वहां से जो आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कोई लाइट है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सरे है ही नहीं, सब होता है कुछ अमाउंट में होता है। तो वो स्कैटर कर चुका है, इतना एनर्जी उनके पास डेसिपेट कर चुका है। लेकिन जो मेरे को दिख रहा है, फॉर एग्जांपल जो हबल टेलीस्कोप हो गया बाकी सबको, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है वो वही दिखेगा जिसका स्कैटरिंग कम होगा। तो रेड शिफ्ट मतलब हुआ कि रेड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, रेड वेवलेंथ हाइयर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए दूर भी जा रहे हैं, उतने जल्दी दूर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते एंड इसी इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, हैं। ये जो साउंड के रेड लिए शिफ्ट वाला पूरा कंसेप्ट। यानी ब्लू लाइट शिफ्ट के से लिए रेड शिफ्ट आने का जो प्रोसेस है उसको डॉपलर इफेक्ट बोलते करना। हाँ, मतलब जो चेंज आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, उसको हम्म। हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं।
कि क्यों मतलब वो डॉपलर रेड इफेक्ट ये हो गया कि साउंड में कैसे होता है कि अगर यहाँ से साउंड पल्स अगर रिलीज करोगे, आपको कुछ समय के बाद सुनाई देगा वापस से, फिर से आपको साउंड पल्स रिलीज करो, कुछ सुनाई, दोनों का डिस्टेंस जो माइनस करोगे तो फिर पता चल जाएगा कितना मूवमेंट हुआ है वो ऑब्जेक्ट का। वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू तो लाइट डॉपलर सेम है। हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर एक चीज और है कि जैसे अगर कोई इंसान खड़ा है तो उससे जो लाइट है वो कितनी दूरी पर जा रही है, मतलब उससे कितनी दूर, हाँ जब दूर जा रही है तो उसको बोला जाता है रेड शिफ्ट, और जब पास आ रही है तो उसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट। तो इससे भी पता लगता है कि जो अर्थ है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में कितनी दूरी पर है, यानी अर्थ का जो गैलेक्सी है या स्टार है या प्लेनेट है उससे कितनी दूरी है, लाइट कितनी दूर जा रही है या कितनी पास आ रही है, कैसे आ रही है, जब आ रही है तो ब्लू, जब जा रही है तो रेड शिफ्ट। क्यों हो रहा है, इसका रीजन है क्योंकि दूर जा रहे हैं तो उसको लाइट ट्रैवल करता है तो हायर वेवलेंथ हो, कम डिसिपेटेट करेगा। जब सामने आ रहा है तो सामने आ रहा है तो एनर्जी ज्यादा है ब्लू के पास। इसलिए बोलते हैं ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर ब्लू दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ज्यादा होता है। सामने आ रहा है तो इसलिए ब्लू दिखता है, इसलिए ब्लू शिफ्ट है। और दूर जा रहा है तो रेड दिखता है, रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट उससे मत जोड़ो विद रिस्पेक्ट टू विजिबल लाइट। वो हो गया कि हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है और ये लोअर वेवलेंथ क्योंकि सामने आ रहा है तो वही दिख रहा है इसलिए। यस। और दोनों का ये जो डिफरेंसेस है निकाल सकते हैं कितना स्पीड में वो मूव कर रहा है, कोई गैलेक्सी कितने स्पीड में वो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। फिर इसलिए डॉपलर इफेक्ट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैलेक्सी या फिर कोई प्लैनेट या एक्सेट्रा, बाकी सब भी जो हो सकता है सब। ठीक। तो अब बात हाउ करते फॉर हैं द डार्क ऑब्जेक्टिव। मैटर। हाँ, अब बात करते हैं डार्क मैटर। तो डार्क मैटर एक इनविजिबल पार्ट होता है यूनिवर्स का, और 95% यूनिवर्स जो है वो डार्क मैटर है। सिर्फ 5% ही है जिसके अंदर अलग अलग आप बोल सकते हैं प्लैनेट्स आ गए, गैस आ गई, डस्ट आ गया, स्टार्स आ गए, हाइड्रोजन हीलियम आ गए। 95% जो कंटेंट है वो डार्क मैटर है, जिसको बोला जाता है डार्क एनर्जी। तो इसको वेट भी अगर करना है तो इसका वेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको फेल्ट यानी इसको हम टेंजिबल फॉर्म में नहीं देख सकते हैं, इसका खाली वेट ही किया जाता है। अगर इसकी हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो डार्क मैटर की जो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो है। यहाँ पे जैसे टोटल बताया जा रहा है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिला के 95% जो इनविजिबल पार्ट होता है यूनिवर्स का वो फॉर्म करते हैं। इसमें भी जो डार्क मैटर होता है वो 25% ही होता है, और जो डार्क एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज 70%। तो डार्क एनर्जी ज्यादा होती है, डार्क मैटर कम होता है इनविजिबल पार्ट में। और खाली और अगर यही डार्क रीजन एनर्जी की होगा कि बात उसको करते वेट हैं, भी। डार्क हाँ बोलो। एनर्जी क्लोज टू 68% है इंडिपेंडेंटली, अगर खाली डार्क एनर्जी की प्रेजेंस की बात करते हैं। हाँ, वही 68-70 वही होगा। 68। हम्म, हाँ सी उसी का अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, कभी नहीं हो सकता कभी। तो हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें लिखा हुआ है डार्क वाला पार्ट और लाइट, लाइट मतलब एटम जो दिखता है, आंख से दिख सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब चीज। तो 4.6%, 5% का अराउंड, तो ये 5% है। और डार्क एनर्जी डार्क मैटर मिला के 95 है, दोनों डिफरेंसेस में 71 और 24 है, तो मैटर कम है, बस ये। एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डार्क एनर्जी से रिलेटेड, जो सर्न इंस्टीट्यूट है, मतलब यूरोप का, जो हम बात करते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का, तो वो लिख रहे हैं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डार्क एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द यूनिवर्स, नॉट ओनली इन स्पेस बट ऑल्सो इन टाइम। सो इन अदर वर्ड्स इट्स इफेक्ट इज नॉट डाइल्यूटेड एज द यूनिवर्स एक्सपैंड्स, क्योंकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गुड इंफॉर्मेशन। हम्म, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की, जो कि हमने देखा 95% है अगर कंबाइन करें तो, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एज टोल्ड बाय मानसी जी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की? ये हमारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनको मिल्की वे से बाहर जाने से रोकती है। यानी इट इज अ कंबाइंड फोर्स विच इज प्रिवेंटिंग the expulsion of stars from the Milky Way galaxy, ताकि वो बाहर ना चले जाए। ये ऐसा भी माना जाता है कि जो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं ये भी बने थे पहली स्टेज में यूनिवर्स के एज अ सोर्स ऑफ डार्क मैटर, यानी डार्क मैटर से ही ब्लैक होल्स जो हैं वो बने थे इन दी अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर्मेशन। और ऐसा बताया गया है बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो कि बड़े जाने माने फिजिक्स साइंटिस्ट भी हैं। इम्पैक्ट ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, तो अब इसका एंड इम्पैक्ट जो क्या है? डार्क मैटर होता है हम बोलते हैं कि ये इंटरेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, जिसका मतलब है कि ये एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता एंड एमिट भी नहीं करता किसी लाइट को।
इसी वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं करता, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, एमिट भी नहीं करता लाइट को। तभी जाके जो ऑब्जर्वेटरी सेंटर है न्यूट्रिनो का, लीगो जैसे मानसी ने बोला, ऑब्जर्व करने के न्यूट्रिनोज को है, क्योंकि न्यूट्रिनोज एग्जाम्पल है डार्क मैटर के, तभी। ठीक है, तो डार्क मैटर क्या करता है? सबसे पहला, यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है या होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरा, ये एज एन एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है पूरे वर्ल्ड को कंबाइन करने में, क्योंकि अभी हमने देखा जब स्टार्स को, प्लैनेट्स को एक साथ लिए हुए हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के बिहाफ पे, तो इसका मतलब है ये वर्ल्ड को भी स्टेबल रखता है। तीसरा, जितना ज्यादा डार्क मैटर के अंदर मास होगा यानी उसका वेट होगा इन अ गैलेक्सी, उतनी ही ज्यादा फास्टर से आप बोल सकते हैं कि वो रोटेट करेगा। एग्जाम्पल है मिल्की वे का। अब ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है जो करुणा बता सकते हैं किस तरीके से रोटेट करता है। डार्क मैटर इज इनविजिबल टू द एंटायर, जो कि अभी भी बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है उससे ये पूरा इनविजिबल होता है, क्योंकि आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है दैट इज विजिबल इन दी 5% पार्ट वेयर द अदर important component lies, but that dark matter is considered as the 95% where it cannot be seen. It can only be measured by the weight, not by felt even, and only interacts with the rest of the universe through gravity, does not interact with the light. यानी अपने वेट के बिहाफ पे जो इसकी डेंसिटी है वेट की, उसके बिहाफ पे जो इसकी ग्रेविटी बनती है उसी से इसका इंटरेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से। लाइट से ये नहीं कर सकता क्योंकि ये दिखता ही नहीं है। यस। बताइए करुणा। यहाँ पे बस ये फैक्ट है एक तरीके से कि जिस गैलेक्सी में जितना ज्यादा डार्क मैटर होता है उसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम पैटर्न भी देखते हैं कि अलग अलग शेप्स फॉर्म होती है रोटेशन की वजह से गैलेक्सीज में भी। एंड जो मैटर है वो बीच में ज्यादा इकट्ठा होता है, एंड फिर जितना जितना हम दूर जाते जाते हैं उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है स्टार्स में भी। ठीक है, तो अब हम बात करें डार्क एनर्जी की, तो एज elaborated that it is 68% of the universe total mass and energy, तो 68% ये होता है। और डार्क एनर्जी का ही अगर हम देखें तो ये अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक्ट करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। यानी जब हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर की, तो डार्क मैटर की जो ग्रेविटी है वो बाइंड करती है प्लैनेट्स को, स्टार्स को, ताकि वो मिल्की वे से बाहर ना जाए। लेकिन डार्क एनर्जी जो है वो काउंटर एक्ट करती है ग्रेविटी के ऊपर, और 68% है टोटल मास एंड एनर्जी का। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाई गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी डार्क एनर्जी से ही हमें पता लगता है कि गैलेक्सी जो है वो क्यों आपस से अलग हो रही है और एक दूसरे से दूर का डिस्टेंस कम है। बताइए और ठीक है। ठीक। नाउ ग्रेविटेशनल वेव्स, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने सबसे पहली बार ऐसा बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं 1916 में, अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूज करके। और किस काम के लिए मेजर होती है? ऑब्वियसली जब हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो उसके लिए आप ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा 68% डार्क एनर्जी होती है और उसमें 25% अराउंड डार्क मैटर होता है, जिसकी जो मेन फंक्शन है वो उसके अपनी ग्रेविटी के बिहाफ पे होता है। तो वो, और उस ग्रेविटी के बिहाफ पे ही जो रोटेशन है पूरे यूनिवर्स की और पूरी गैलेक्सी की वो डिटरमाइन होती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर से निकल कर आई, वो बताती है कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, फ्यूचर क्या है यूनिवर्स का, एक्सपेंशन रेट क्या है यूनिवर्स का।